क्रिप्टो इंडस्ट्री को आप स्टेबल कॉइन्स के बगैर जरा इमेजिन करिए। एक मिनट आंखें बंद करके सोचिए कि स्टेबल कॉइन के बगैर ये इंडस्ट्री क्या इतनी बड़ी होती, क्या इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होता, क्या इसका साइज इतना होता। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो स्टेबल कॉइन के बगैर ये इस इंडस्ट्री को, है ना। स्टेबल कॉइन्स का जो महत्व है वो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि 113 114 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप इस वक्त है जब हम बात कर रहे हैं। और ना जाने कितने स्टेबल कॉइन्स हैं जो आपको नाम भी याद नहीं है, बट आप अगर सर्च करेंगे तो काफी सारे स्टेबल कॉइन्स हैं। मेरे ख्याल से 50 से ऊपर स्टेबल कॉइन्स हैं जो जिनको हम जानते भी नहीं है, राइट। और कितने हैं जिन पे काम हो रहा है। स्टेबल कॉइन आज की डेट में हर रेगुलेटर की जुबान पे है। हर देश ये समझना चाहता है ये स्टेबल कॉइन है क्या चीज। बिटकॉइन सुना, बाकी ऑल्ट कॉइन सुने, लेकिन अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर रेगुलेटर डिस्कस कर रहा है वो स्टेबल कॉइन के बारे में डिस्कस कर रहा है। जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे FATF है, चाहे फिनसेन है, चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज की अगर जुबान पे, यहाँ तक कि हमने G20 के अंदर भी और RBI का भी अगर हमने कंसर्न देखा तो वो स्टेबल कॉइन्स को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न है। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां 60%, 70%, 100% से ऊपर, अर्जेंटीना जैसे देशों में जहां इन्फ्लेशन है, वहां पे हम देख रहे हैं कि स्टेबल कॉइन के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो उसकी डिमांड है, वो बढ़ती चली जा रही है। लोग चाह रहे हैं कि वहां की जो नेशनल करेंसीज जिस तरीके से डीबेस हो रही हैं, उसका ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है स्टेबल कॉइन्स को। क्या स्टेबल कॉइन्स वाकई में एक थ्रेट है? क्या स्टेबल कॉइन्स के सिर्फ क्रिप्टो के अंदर ही स्टेबल कॉइन्स का इम्पैक्ट है? स्टेबल कॉइन्स का क्या क्रिप्टो के बियॉन्ड भी इम्पैक्ट है? राइट। और स्टेबल कॉइन्स के बारे में जितने भी आपके सवाल थे, जितने भी आपकी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता था कि इनसे बेहतर गेस्ट हम अपने पॉडकास्ट पे ला सकते थे। हम ब्लेस्ड हैं कि बैंगलोर के अंदर इंडिया ब्लॉकचेन वीक के अंदर प्रोडक्ट हेड और मेरे सामने है जो कि हम USDC को जिसको हम जानते हैं, तो सर्कल के प्रोडक्ट हेड सुनील जी हमारे साथ हैं, सुनील शर्मा जी। और इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेबल कॉइन्स के ऊपर हम चर्चा किसी से कर सकते थे। तो मैं इसको जल्दी से शुरू करता हूं और ये शो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है तो 1.25x की स्पीड पे आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको अगर, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा एक एक लफ्ज और एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। सुनील शर्मा जी, मैंने इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा बांध दिया है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमने एक्सपेक्टेशन इस टाइम जो बांध दी है, मैं चाहता हूं कि हम उसको मीट आउट करें। एंड आई एम श्योर जितनी भी इंटरेक्शन मेरी इस पॉडकास्ट से पहले आपसे हुई है कि वाकई में इस पॉडकास्ट के अंदर हम वो उस एक्सपेक्टेशन को मीट आउट करेंगे। मैं चाहता हूं आप एक अपनी जर्नी थोड़ी सी बताएं, क्योंकि आप इंडिया से भी बिलोंग, आपका ऑब्वियसली यूर नेटिव टू इंडिया बट यू सेटल्ड इन US, तो थोड़ी सी अपनी जर्नी भी बताइए कि कैसे आप US पहुंचे और उसके बाद आप सर्कल के अंदर जो आप आए उसकी जर्नी अगर आप कवर करें। Sure. First of all, thank you for the intro. मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं US में। मैं मास्टर्स करने के लिए गया था। पहला जॉब इंजीनियर का था, तो आई वॉजंट वेरी सक्सेसफुल एज एन इंजीनियर। तो उसके बाद मैंने MBA किया बर्कली से। MBA करके आई मूव्ड इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड अभी पिछले 13-14 साल से मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। Probably one of the most fulfilling, satisfying jobs I have had. I had a bunch of startups along the way. I've worked at startups, I've worked at big companies. Last 2 companies, abhi I am with Circle for the last almost 2 years. Uske pehle I had spent good amount of time at Facebook until it became Meta and then Metaverse and all that. So I have been doing products for a long time, 0 to 1 products, growth products, infrastructure products, platform products and whatnot. तो अभी सर्कल में मेरा रोल है कि आपने तो बता ही दिया कि USDC है सर्कल का टोकन। ज़्यादा लोग USDC के नाम से जानते हैं। तो USDC हम इश्यू करते हैं, वी आर द सोल इश्यूअर्स ऑफ USDC। हम बिजनेस को इश्यू करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को इश्यू करते हैं, मार्केट मेकर्स को, एक्सचेंजेस को, वो फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट। तो इससे पहले कि हम और इसके अंदर डीप जाएं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टेबल कॉइन बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं। आपके थ्रू डेफिनेशन को आज समझेंगे कि स्टेबल कॉइन आखिर होता क्या है और स्टेबल कॉइन और CBDC में डिफरेंस क्या है। लास्ट ठीक है। तो स्टेबल कॉइन
बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक दिस इज वन रीजन व्हाई इट हैज बीन सो सक्सेसफुल. इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट वेरी सिंपली, इट्स गोइंग टू स्ट्रगल. तो दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट टू एक्सप्लेन. आप मुझे $1 दो, मैं आपको $1 दूंगा, सीधा सीधा, दैट्स इट. आप मेरे को $1 दो, मैं आपको $1 दूंगा. जो मैं दूंगा आपको वो चेन पे होगा, इसकी प्रॉपर्टीज होंगी कि ये परमिशनलेस है, ये सिक्योर है, ये ओपन है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये फ्रीली मूव होगा, ये डायरेक्टली मूव होगा. वर्सेस जो ये है जो आपके पास था, अगर आप उसे मूव करोगे तो वो बैंक्स के थ्रू मूव होगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस. नाउ द अदर साइड ऑफ इट इज कि जो आपने मुझे $1 दिया था, मैंने तो आपको दे दिया $1, वो आपके वॉलेट में आ गया, डॉलर कॉइन दे दिया. जो $1 आपने मुझे दिया था, उसको मैं कैसे मैनेज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं रिजर्व्स मैनेजमेंट. जो रिजर्व हो गया मेरे पास, तो देयर आर वेरी क्लियर रिक्वायरमेंट्स कि जो बैंक्स के पास होता है कि उसको जो पैसा जब कस्टमर देता है, कि कल कस्टमर आके बोलेगा मुझे वापस दीजिए, राइट. अगर आपने वो यूज कर लिया तो वापस नहीं दे पाओगे. तो ये होता है, इट्स कॉल्ड बैंक रन, कि जब सारे कस्टमर्स एक साथ आ जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो यू हैव टू रेज योर हैंड्स कि भाई हमारे पास तो नहीं है. तो देयर आर वेरी क्लियर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर हाउ यू मैनेज रिजर्व्स. तो स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट है, आप $1 दो, मैं आपको $1 दूंगा जो फास्ट, चीप और स्केलेबली मूव होगा चेंज पे. और जो आपने दिया था $1 मेरे को, उसको मैं ध्यान से रखूंगा कि आप कल मेरे पास आओ, आप बोलोगे तो मैं उसको वापस दे दूंगा. अदर बिग डिफरेंस इज कि बैंक्स में दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जहां पे 80-90% जो कैश आता है वो उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं, कोलैटरल, प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट्स टू मेक मनी फ्रॉम द मनी, राइट. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट आज की डेट में ऐसा नहीं. तो इट्स ए वेरी लिक्विड और वेरी क्लोज टू लिक्विड फॉर्म ऑफ कैश सिटिंग इन रिजर्व्स. राइट. 100 लोग हैं, 100 लोग आए सर्कल के पास और 100 लोगों ने $100 दिए, राइट. सर्कल के पास $100 आ गए, यस, राइट. तो सर्कल उन $100 को क्या करता है, लेंड कर देता है आगे, या उन्हें एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है. और क्या सर्कल के पास $100 के बदले $100 ही होते हैं, या $100 के $110 या $120 भी होते हैं? ठीक है. तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उन $100 को आप कैसे मैनेज करते हो आप? वो जो कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हो, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिजर्व्स मैनेजमेंट. तो आपने $100 दिए मेरे को, मैंने $100 ले लिए, मैं उसको बैंक्स में डाल दूंगा. तो हमारे पास बड़े बैंक्स हैं जहां पे हम उस पैसे को डाल देते हैं, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है. तो हमारा जो पैसा डाला है हम लोगों ने, आप भी डालोगे आपको भी देगा. तो उस पैसे पे जो इंटरेस्ट आता है वो उस तो जो $100 था उसका 105 हो जाएगा. आज की रेट में चल रहा है 5, 5.5, 6 इंटरेस्ट चल रहा है, तो उस हिसाब से बड़ा होता है. EPNS is excited to announce that we are now Push Protocol. We launched EPNS in 2020 with the backing of Web3's leading developers, investors, and builders. To date, we have powered the world's largest notification network on Ethereum. Now, EPNS is evolving beyond Ethereum and beyond push notifications. Introducing Push Protocol, the multi-chain communication stack for Web3. Push is building a suite of products to enable notifications, chat, ads, streaming, and more. The Push token is the critical piece of the Push protocol, securing, governing, and incentivizing all ecosystem participants. Push protocol is the missing piece of Web3. Found. Join us at push.org. तो इसमें एक कंसर्न ही है, आपने किसी बैंक के अंदर डाले और वहां अपने वहां इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, या आपने किसी शेयर्स में डालते हो, शेयर्स में डालते हो, कभी स्टॉक्स में डालते हो कंपनीज के, तो या डेट के अंदर, डिबेंचर्स में, या और लेंडिंग इज अ बिग नो नो, या लेंडिंग भी करते हैं? सो Circle, it's clearly on our website. We publish this report on a daily basis and monthly basis कि वो जो पैसा आपने हमें दिया वो कहाँ पे है, किस फॉर्म में है. तो या तो ये कैश में रहता है या ये टी बिल्स में रहता है. सो दिस इज लाइक एज गुड एज कि अगर सारे के 100 कस्टमर आ गए हमारे पास, उन्होंने बोला हमें पैसा चाहिए, हम आपका पैसा आज ही आपको वापस कर सकते हैं. आज पैसा वापस कर सकते हैं, जहां पे योर मनी इज एज लिक्विड एज पॉसिबल. तो वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इट एनीवेयर. तो ये पैसा तो इस बात का तो आई विल हैव टू बिलीव मी, और वी कैन जनरेट द रिपोर्ट्स एवरी डे, एवरी मंथ. तो वी आर नॉट गिविंग दिस मनी further for any, so this money is literally sitting in the bank. And of course, yes, जैसे आपने बोला, बैंक से इंटरेस्ट आता है. Yes. I got this it. is not in any risky तो investment. आपका बेसिकली रेवेन्यू मॉडल ये है कि 100 रुपए आपको दिए, 100 लोगों ने, आपने 100 रुपए आगे इन्वेस्ट करे, आपके ऊपर जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी इनकम है, क्योंकि आप वो इनकम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, वो आप अपने पास रख रहे हो. समझ में आता है. तो एक यहाँ पे एक मुझे एक सवाल है कि विश्वास कैसे करें वो 100 लोग? क्या वो आपका ट्रस्ट मी ब्रो वेबसाइट पे लिख देने से हो जाता है, या वाकई में कोई ऑडिट करता है?
कि नहीं, देयर फेडरल रिजर्व या अभी रेगुलेटर क्लियर नहीं है। Yeah. अभी ऐसा नहीं है कि फेडरल रिजर्व को आपको रिपोर्ट करना है। मे बी हम स्टेबल कॉइन बिल पे अभी बात करेंगे, उसके अंदर ये बोला गया है कि आपकी जो रेगुलेटिंग एंटिटी होगा वो फेडरल रिजर्व होगा, जो उसके अंदर Right. प्रपोजल है। Yes. बट अभी जैसे क्योंकि कोई रेगुलेटर क्लियर नहीं है, Mhm. तो इस केस के अंदर ट्रस्ट मी ब्रो के अलावा हु डज द ऑडिट? So we have a Sorry, it's a direct question. yes, I'll answer directly. So we have one of the big Hmm. four auditors in US. They audit Big us. Four does crypto audits? One of the big four auditors. Process, very clear process. Hmm. It's called reconciliation. Hmm. क्या होता है उसमें कि पैसा बैंक में आया, आप $100 की बात करते हैं, आपने पैसा बैंक में दिया, मैं आपको स्टेबल कॉइन दूंगा। तो दिस लाइक ए प्रीटी लॉन्ग ऑटोमेटेड प्रोसेस जहां पे पैसा आया, बैंक में पैसा आया, बैंक एक एपीआई कॉल करता है, एपीआई कॉल से हम मिंट करते हैं, मिंट करने के बाद जो वॉलेट एड्रेस दिया था भेजने वाले ने, उसके वॉलेट में पैसा जाता है। दिस इज हाउ द फ्लो वर्क्स। तो इसमें क्या होता है कि थोड़े ट्रांजैक्शंस इनफ्लो बैंक से हो रहा है, ऑन रैम्प बैंक से हो रहा है, ऑफ रैम्प बैंक से हो रहा है, बट जो मिंटिंग और बर्निंग हो रही है वो चेंज पे हो रही है। तो वी डू दिस रिकंसिलिएशन ट्वाइस ए मंथ, जहां पे यह पूरा बैंक का टैली करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, चेंज पे कितना पैसा मिंट किया, कितना पैसा बर्न किया। सो दिस इज रिकंसिलिएशन एंड अटेस्टेशन इज द नेम ऑफ दोस रिपोर्ट्स, जो ये मंथली बेसिस पे दिस बिग फोर ऑडिटर प्रोड्यूस करता है। हमने एक स्पेसिफिक चीज पे अभी काशिफ भाई ने बात की और आपने भी बोला कि रिस्क तो है, लाइक यू शुड नॉट ट्रस्ट, और एक ट्रस्ट मी ब्रो वाला फैक्टर है, बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट इन अ वे, यू हैव टू ट्रस्ट सर्कल एंड वन ऑफ द बिग फोर्स, राइट, टू मेक दिस हैपन। बट उसी के साथ एक लाइक द रीजन व्हाई वेब3 एग्जिस्ट इज परमिशनलेस ट्रस्टलेसनेस, राइट, और उसी के आइडिया के साथ डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स भी आए थे। सर्कल एक सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, बट डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स भी आए थे। बट व्हाट इज द रीजन कि लाइक सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स, जिसके अंदर सर्कल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स, ही ऊपर आ पाया है, उसी के पास मार्केट कैप आ पाया है, बट जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, भले ही कुछ कैपिटल एफिशिएंट है, एंड some of them were algo stable coin जो चल ही नहीं पाए, जो डीपैग हो गए एंड स्टफ लाइक दैट, जैसे टेरा वो नहीं चल पाया, एंड ऐसे एक दो और थे, फे वो नहीं चल पाया, उनके ऊपर भी बहुत सारे पैसे लगे थे कि ट्रस्टलेसली हम स्टेबल कॉइन मिंट करेंगे और चीजें बनाएंगे, अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन नहीं चल पाए। दूसरे जो थे वो थे कैपिटल इनएफिशिएंट स्टेबल कॉइन, और जो एक अभी तक चल रहा है वो है डाई, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, पर उसके पास भी वो मार्केट अडॉप्शन नहीं है जो सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन के पास है, स्पेसिफिकली सर्कल। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो एक तो है कि एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आम आदमी को समझ में आता है कि आपने मेरे को $1 दिया, मैंने आपको $1 दिया, वो डॉलर वॉलेट में आ गया, इट्स क्लियर कि यहाँ पे था, यहाँ पे है, इधर से चला गया, इधर आ गया, राइट, तो लाइक मूव हो गया। जब यहाँ पे आया तो मैं उसको यूज कर पा, तो आई थिंक बिकॉज दिस इज more centralized, more open and transparent, and you can see this happening, and you don't have to understand any other crypto fundamentals behind the scenes. That's one reason why more people are easily able to accept it. उसके ऊपर तो बाद में जो भी आपके एप्स बनते हैं, डी एप्स बनते हैं, वहां पे यूज होगा, ऑल दैट इज सेकेंडरी। बट पहला जो कॉन्सेप्ट है कि यूएसडी एंड यूएसडी में ही रहता है, तो इट्स लाइक इजी टू ग्रॉक, इजी टू अंडरस्टैंड। सुनील जी, ये बताइए कि इन्होंने एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की बात करी, और हम सब जानते हैं कि टेरा लूना का जो डीपैकिंग है, बहुत सारे सवाल खड़े हुए उसके बाद। था वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उसका इतना बुरा इम्पैक्ट आया ओवरऑल स्टेबल कॉइन मार्केट पे कि स्टेबल कॉइन एज ए इंडस्ट्री उसको लोग डाउट करने लगे। वो जो फेज था, क्या उससे यू फेल्ट टेरिफाइड के, और जो लोगों का जो विश्वास डगमगाया था,
तो क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, और उसके बाद से स्टेबल कॉइन एज एन इंडस्ट्री के अंदर कितना चेंज आया उस एपिसोड के बाद? Yep. क्या आप थिंक टैंक बैठा टेबल पे कि यार वी नीड टू रियली एड्रेस दीज कंसर्न्स, क्योंकि स्टेबल कॉइन कैन रियली हिट द मार्केट प्रीटी बैड, एंड उसके बाद से आपकी कंप्लायंस और आपकी टीम या आपका थिंक टैंक ने क्या क्या एक्शंस लिए उसके बाद? उस पर्टिकुलर एपिसोड और उसके बाद जो सिलिकॉन बैंक वाला एपिसोड Yes, हुआ था जिसके अंदर सर्कल तक डीपैग हो गया था, Yeah. तो दोनों एपिसोड से USDC का Yes. यूएसडीसी Yes. डीपैग हो गया था उस दिन, तो लोगों के होश उड़ गए थे, लोग बार बार रीचेक कर रहे थे क्या हो। सो डिड सर्कल दोनों ये टेरा लूना के उससे और सर्कल से दोनों से उनने कुछ सीख ली, एंड व्हाट वर द रेट्रोस्पेक्टिव लर्निंग्स जो आप लोगों ने Yes. इससे ली? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो I'll say this कि आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू से कि हम लोगों को कंप्लायंस की तरफ कुछ नहीं करना पड़ा। सो हम लोगों को द चैलेंजेस वी फेस्ड और द challenges we had to deal with were more external, कि लोगों की परसेप्शन चेंज हो गई है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को दोबारा से एजुकेट करना पड़ेगा। Those were the challenges we had to deal with, not कि ओ हमारा भी उड़ सकता था, ओ हमारा भी चला गया। We did not have, not for a second we had that doubt, because we always knew हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कौन हमारा पैसा देख रहा है, हम कहाँ पे देख रहे हैं। This is probably one of those companies जहाँ पे top to bottom it's probably the most compliant company, probably even more than a fintech, more compliant. Like the mindset is just mind blowing. Like I'm just amazed every day, and like it's not just, you're only talking about दो इवेंट यहाँ पे, उसके बीच में FTX भी हुआ था, उसके बीच में टोर्नाडो कैश भी हुआ था। ये 5 इवेंट हुए हैं पिछले 14 महीने में, 15 महीने में। एंड सर्कल को एक्सेप्ट फॉर सिलिकॉन वैली बैंक, वो भी मैं उसको क्रिप्टो का इश्यू नहीं बोलूंगा, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग का इश्यू था। वो भी हम लोगों ने इसलिए फेस किया क्योंकि यूएस में फेडरल लॉ नहीं है, तो हम अपने पैसे को फेडरल बैंक में नहीं डाल सकते थे। हमें इसीलिए वी हैड टू पुट आवर मनी रिजर्व्स इधर उधर, राइट? जो बैंक करने के लिए तैयार है। देयर आर मेनी बैंक्स हु डोंट टच क्रिप्टो कंपनीज मनी, राइट? तो यहाँ पे प्राउडली स्पीकिंग कि मुझे और हमें कंप्लायंस की तरफ से कुछ नहीं बदलना पड़ा। हमें बदलना पड़ा कि अब हम, दिस इज व्हेन वो मीम आया कि नॉट ऑल स्टेबल कॉइन्स आर क्रिएटेड इक्वल, कि हमें अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ा कि ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं ये भी हैं, पर ये दूसरे ढंग से मैनेज होते हैं, इनके लिए अलग से लॉज आएंगे। हमारे कॉइन के लिए इट्स सिंपल, हमारे जैसे और भी कॉइन्स हैं यूएसडी बैंक, उन सभी के लिए बड़ा सिंपल सा लॉ है कि रिजर्व आया, आपको उसको मैनेज करना है, वो दिखाना है कहाँ पे है, कितना है, कब है, आपको उसकी कस्टडी मैनेज करनी है। अगर कोई वापस आता है कस्टमर लेने के लिए, आपको देना पड़ेगा। इट हैज टू बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ए बैंक, कि बैंक कैसे पैसा मैनेज करता है। सुनील जी, ये बताइए कि हमने ये तो देखा कि स्टेबल कॉइन्स में यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स की सक्सेस हम देख रहे हैं। 113-114 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप दोनों का अकेले का पहुंच गया। क्या रीजन है कि यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स या जो फियाट करेंसीज हैं जो दुनिया भर में जो डिफरेंट देश हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स और उनके स्टेबल कॉइन्स वर्क नहीं कर पा रहे? मैं तो ये कहता हूं कि डॉलर के बाद एटलीस्ट 10-20% भी जो मार्केट कैप है यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स का, मैं कहता हूं यूरो को इतना तो अचीव कर ही लेना चाहिए था। इतना भी नहीं है, कुछ भी वॉल्यूम ना के बराबर है। व्हाट हैज बीन द रीजन कि यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स वर्कआउट नहीं हो रहे हैं और यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स वर्कआउट हो रहे हैं? डिस्पाइट इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि सर्कल का भी एक यूरो बैक स्टेबल कॉइन है। सर्कल ने खुद ने एक यूरो बैक स्टेबल कॉइन लाया, पर वो मतलब कोई किसी की नजर ही नहीं जाती उस पे, नो अडॉप्शन, नथिंग। सो व्हाट इज द रीजन? तो मैं आपको थोड़े नंबर्स देता हूँ। तो आज की डेट में 60% of the world's reserve currency is in dollars, 20% is in euro, then there is Japanese yen, एंड वगैरह वगैरह, चाइनीज युआन इज 2.5%। दूसरा, इस एपेक रीजन में देयर इज ग्लोबल ट्रेड ऑफ क्लोजर टू $22 trillion, maybe $25 trillion, which is like 60% of the global the regional GDP happening in dollar. आज की डेट में there is $290 billion of remittance happening in the region. There is trade finance, this concept of trade finance, कि small to medium business को business करने के लिए they have to first get the finance ताकि they can do their business like for working capital. वो there is like $510 billion in dollars of trade finance gap. That means लोगों को पैसा चाहिए पर लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। तो basically
like I said, 74% of the this region's trade between countries happens in dollars. Simply spoken, there is a lot of demand for dollars today, and hence people are buying more dollars. So this is primarily the biggest reason. More people are trying to buy dollars, and hence these coins, whether it's for trading or for investing or for P2P payments or for B2B payments, business to supplier, business to payroll, whatever payments, they're happening in USD because there's more demand for USD in general. Right. It's a reserve currency of the world right now. So, if I would have been the president of the United States of America, this makes me happy. कि यार यूएस डॉलर का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, यूएस डॉलर का सर्कुलेशन वहां भी बढ़ रहा है जहां में पहले एक्सेसिबल नहीं था. बट मैं उल्टा देख रहा हूं कि यूएस की अंदर स्टेबल कॉइन्स के को लेके कंसर्न्स ज्यादा हैं, जबकि स्टेबल कॉइन्स जिस हिसाब से दुनिया में यूएस डॉलर को पहुंचा रहा है, जो उसकी एक्सेसिबिलिटी को पहुंचा रहा है, तो why you see there is a difference in outlook? क्यों यूएस is concerned about stable coins को लेके बिल भी आ रहा है, स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने की बात कर रही है, स्टेबल कॉइन्स को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न्स भी हैं. What do you think कि what is the US government unhappy with stable coins at the core of it? I want an honest answer to it, because लोगों को ही लगता है, जैसे RBI का one of the concern is, and it's a genuine concern, RBI says कि if people will leave their local currencies, their national currencies, and if they'll go to the US dollar, obviously we'll lose control over the monetary policy, and ultimately that will hit our sovereignty, because sovereignty is what? You are in control of your money markets, capital markets. So they cannot allow stable coins to flourish anywhere, and if any nation allows stable coins to flourish in their country, probably one day they will lose their sovereignty. So and how about US? Because ultimately US dollar is flourishing. So at the core of it, are they unhappy or happy, and what is their what is their outlook on stable coins? Right. So I would say they are not unhappy. To start with, the first law that will come in US, whenever it comes, hopefully later this year, early next year, whenever it comes, it will be the stable coin bill. So this will be the first bill that will come out. And of course, आपको देखा होगा आपने कि already UK में, EU में 27 countries, यहाँ पे जापान में FSA, सिंगापुर में MAS, Hong Kong, most of these governments, stable coin bill is the first bill they're figuring out. And the reason is simple again, it's a very simple concept. लोगों को समझ में आता है. आपने एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया. Very, very simple, right? दूसरा आपने एक जो पॉइंट बोला कि US डॉलर की डिमांड बढ़ रही है. ऑफ चेन थे, वो ऑन चेन आ रहे हैं. उनकी उस डॉलर की प्रॉपर्टी अच्छी हो गई है कि अभी वो फास्टर मूव हो सकता है. अगर आप बिजनेस हो, छोटे बड़े जो जैसे बिजनेस हो, लाइक मैंने बोला कि 22.5 ट्रिलियन होगा इन दिस ईयर, द ट्रेड फाइनेंस, सॉरी द ग्लोबल ट्रेड इन द रीजन. अगर उस पैसे को आपको भेजने रिसीव करने के लिए, लाइक एज एन एग्जांपल, आज की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज $3 trillion वर्थ ऑफ USD sitting locked up in clearing houses waiting to be settled. Just think about that $3 trillion, if it could be freed and it could be delivered, just think about the opportunities, economic opportunities it's going to open up in the region, right? So uski demand बढ़ रही है to move faster. Eventually demand भी बढ़ेगी because more people will want it, but आज की डेट में more people are converting A to B. Governments are not printing more money just because there is demand. People are converting. दूसरा आपने जो बोला कि local governments and sovereignty and all that, it's a really good point. I think कि क्या हुआ था जब ये 2019 में Facebook ने Libra announce किया था, that was the time a lot of governments woke up. Literally that was the time. A lot of governments woke up, and there was talks of, it was a good thing they did. Facebook, I was at Facebook back then, and I was talking to the team. This is the biggest thing Facebook could do to the world of crypto, कि उसने Facebook ने सबको जगा दिया, right? सभी गवर्नमेंट्स ने CBDCs की बात करनी स्टार्ट कर दी. अब क्या डिफरेंस है CBDCs में और स्टेबल कॉइन्स में? बड़ा छोटा सा डिफरेंस है. CBDCs आर गोइंग टू बी इश्यूड बाय सेंट्रल बैंक्स. वहां पे भी पैसा A से B में कन्वर्ट होगा, पैसा चेन पे आएगा. इट डिपेंड्स ऑन कि कौन चेन मैनेज कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, प्राइवेट है, पब्लिक है, आधे ब्लॉकिंग एक्सेसिबिलिटी टू सर्टेन इंडिविजुअल्स, कितना उसको कितनी ट्रांसपेरेंसी वगैरह है. जो दूसरा है
पब्लिक स्टेबल कॉइन्स, ये सभी ओपन ट्रांसपेरेंट पब्लिक इंटरनेट स्केल यूटिलिटीज, इंटरनेट स्केल ब्लॉकचेन्स पे हैं. बट टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो डिफरेंस. Even we feel ki they'll be, give it another maybe 3 years, you will see a stable coin or a CBDC in every market. Not you will see several stable coins in every market back to the currency. Stable coins will be issued by private companies, CBDCs will be issued by governments, but there will be interoperability between these two because they आपस में convert हो जाएंगे. तो यहाँ पे अब जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि अगर मान लो आप यहाँ पे हो और मुझे आपको पे करना है, मैं आपको डॉलर में क्यों पे करूंगा, राइट? मेरे रुपए की भी उतनी वैल्यू, इतनी आपके रुपए की वैल्यू, राइट? तो आपको रुपए में पे करूंगा. बट अगर मेरे को नेबरिंग कंट्री को पे करना है, वहां पे मैं वहां पे या तो मैं कहीं से जाके चाइनीज युआन लेके आऊं उसको पे करने के लिए, या फिर मैं डॉलर लेके आऊं. डॉलर लेना इजी है, तो मैं डॉलर खरीदूंगा, उसको डॉलर भेजूंगा, वो चाइनीज युआन में कन्वर्ट कर लेगा. सो देयर इज अ यूज केस डिफरेंस बिटवीन CBDCs and stable coins. Stable coins are a bridge between CBDCs. You think that US might never launch a CBDC and they might adopt USDT or USDC, and today PayPal has also launched a stable That's right. coin. You think so? I'll come on to the next question because yes. I want to ask. There's many questions I want to ask them quickly. So you think that US might not ever launch a CBDC? They might adopt the existing system and say this is what CBDC is about. It's very much possible. We don't know क्या होगा. जैसे इंडिया में we have heard experiments चल रहे हैं, ऐसे सभी governments के पास experiments. But US is not really experimenting a lot in CBDC. That's right. They are allowing stable coins to flourish. Yes, what I can see tomorrow, if they become in some size, and obviously they are now more than $100 billion US. So maybe when they cross 1 trillion in future, they say, okay, this is a stable coin. That's right. It could very well happen. So I think this is where governments. So I think अभी जैसे this is like a really simple concept कि जो CBDC है वो पहले तो अपने सेंट्रल बैंक ने पैसे को छापा, उसको फिर आपने उसको ब्लॉकचेन पे या कहीं पे भी उसको कन्वर्ट करके डाल दिया. उसके लिए you will have to, the central bank or a government central agency will have to build and maintain this technology. Governments are better off governing. Governments are not I mean, let's say US government decides not to launch a stable coin or a CBDC, they can put the absolutely same requirements that they would put on a CBDC on a stable coin. They will say this is exactly how this will be governed. जो पैसा है वो हम पैसा छापेंगे, आप उसके लिए USDC या उसके लिए स्टेबल कॉइन बनाएंगे. वो जो पैसा हम छापेंगे जब आप USDC बनाएंगे वो पैसा यहाँ पे रखा जाएगा. उसके लिए आपको एक्सेस है, नहीं एक्सेस है उस पैसे से, बिकॉज आपने, they can say you are just a technology means to an end to help us let our people move their money on chain, ताकि all these people जिनका पैसा on chain move हो रहा है, these people can take advantage of cheaper, faster, global, local, international payments and whatnot. So it could very well happen. But I think the point of view that we have is कि governments के लिए, and again Indian government is I think definitely an exception, जो यहाँ पे पिछले 10 सालों में innovation हुआ है around UPI and all that. I think Indian government can do it, but governments should govern. एक ट्रेंड में देख रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट और इतना इंटरेस्टिंग है. एक ट्रेंड में देख रहा हूँ, स्टेबल कॉइन्स को प्राइवेट एंटिटीज लॉन्च कर रही हैं. आपका टेदर प्राइवेट एंटिटी, सर्कल प्राइवेट एंटिटी, पेपॉल प्राइवेट एंटिटी, एट मेनी अदर प्लेसेस BUSD was a private entity. There were many who were like a private entity only. No government has entered into stable coin. No government has planned to launch a stable coin. They are saying it's a CBDC, right? You think that the future is such that all these major stable coins will be issued by private entities, including India? Maybe in future you see a world, and especially in economy like India, you see, will there be a time where private entities launching a stable coins? And why governments don't want to enter into launching a stable coin, and why they're interested in CBDC, right? And they want to keep these stable coins to private individuals.
तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी गलतफहमी है आपको। उसको अब कुछ भी बोल लो, उसको सीबीडीसी बोल लो, उसको स्टेबल कॉइन बोल लो, कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्या हो रहा है कि एक फियाट का रुपया है, डॉलर है, युआन है, येन है, जो भी है, उसका एक टोकनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन चेन पे आ गया है। तो आई थिंक लाइक दे से राइट कि आज की डेट में ये ब्लॉकचेन में, द क्रिप्टो में, वी आर गोइंग फ्रॉम स्पेकुलेशन टू यूटिलिटी फेज। यहाँ पे देयर इज टोकनाइजेशन एवरीवेयर की हर एक चीज टोकनाइज हो जाएगी। स्टेबल कॉइन इज द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट यूज केस ऑफ टोकनाइजेशन, जहां आपका एक हाथ में कैश है, एक हाथ में वॉलेट में डॉलर है, राइट? देयर इज नो डिफरेंस। इट जस्ट कि उसको कौन मैनेज कर रहा है। तो गवर्नमेंट्स कैन डू दैट एज वेल। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एट द एंड ऑफ द डे वो जो भी गवर्नमेंट्स का मन करेगा उस हिसाब से गवर्न कर सकते हैं। दे कैन पुट एनी लॉज ऑन इट। सो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू कर रही है तो लोगों को डर लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना कितना वॉलेट्स में है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, मैं कहाँ भेजूंगा। तो इट बिकम्स दैट सर्वेलेंस का चैलेंज जो आता है। इसीलिए चाइना ने लॉन्च किया था, वहां पे नहीं चला, बिकॉज सर्वेलेंस पीपल एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, हमें पता है कि अगर हम गवर्नमेंट के पास अपना पैसा लेके जाएंगे वो दे देगी, हमें सीबीडीसी दे देगी। एग्जैक्टली सेम चीज, वो फास्टर मूव होगा वगैरह वगैरह। बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं प्राइवेट कंपनी को जाके दूंगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट आके पूछेगी, प्राइवेट कंपनी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू टेल द गवर्नमेंट मेरे पास कितना पैसा है, राइट? तो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस। तो कंपनीज और कंट्रीज आर वर्किंग विद कंपनीज टू से कि हमारे लिए स्टेबल कॉइन बनाओ। कंट्रीज आर सेइंग हम खुद बना लेंगे, बट दिस थिंग इज जस्ट नॉट स्केलेबल। आई मीन दिस इज वेयर द टेक्निकल savviness Indian government set aside, because I think they are extremely technically savvy, but other governments are going to struggle. So there they will say ki at the end of the day it's not a difficult concept. Multiple companies are saying कि हम आपका डॉलर को कन्वर्ट करेंगे, चेन पे आ जाएगा। एवरी चेन के लिए देयर माइट बी अनदर स्टेबल कॉइन कंपनी। चेन पे आ जाएगा, आप इसको यूज कीजिए, जब आपको चाहिए वापस आ जाएगा। बट जो गवर्नेंस हो रहा है वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो दैट विल बी द स्टेबल कॉइन का लॉ, कि वो कैसे उसको रिजर्व्स मैनेज कर रहे हो, कैसे उसका रिडम्पशन मैनेज करोगे, कैसे उसका ट्रांसपेरेंसी दिखाओगे, कैसे बेसिकली ऑल द डिटेल्स अराउंड कि पैसा कैसे मैनेज करोगे यूजर का, ताकि यूजर डज नॉट लूज मनी। सो दोज लॉज विल राइट। ऑन अदर साइड, अगर अभी फॉर एग्जांपल मैं यूएसडीसी यूज करता हूँ और सर्कल इज अ यूएस की कंपनी, ठीक है, और मैं इंडिया में बैठ के यूज करता हूँ, एंड आई हैव नॉट शोन इट इन माय बिल्स फॉर एग्जांपल, या फिर किसी और ने शो नहीं किया है, तो इट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट्स जिनके अंदर सर्कल रजिस्टर्ड नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया, टू ट्रैक कि उस इंसान के पास सर्कल है और उसको रिपोर्ट करना जरूरी है, राइट? सो हाउ इज सर्कल लुकिंग इनटू दैट पर्टिकुलर चैलेंज? और आपने एक चीज बोली थी कि ये जो कंट्रीज हैं ये अपना खुद का प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलके स्टेबल कॉइन बनाना चाहती हैं, विच विल बी विज और कन्वर्टेबल टू यूएसडीसी और यूरोपियन सर्कल कॉइन एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर कोई कंट्री नहीं बनाती है तो क्या वो पर्टिकुलर कंट्री की ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी उसके लोगों की, एंड पीपल कैन डू एएमएल, मनी लॉन्ड्रिंग इन दोस सेंसेस? सो विल इट बिकम अ कंपल्शन इन द फ्यूचर फॉर प्रोजेक्ट्स टू हैव स्टेबल कॉइन्स? बेसिकली अगर कोई कंट्री इज नॉट प्रो स्टेबल कॉइन्स और वहां के लोग स्टेबल कॉइन्स तो एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ ब्लॉकचेन, सो व्हाट विल हैपन टू पीपल देयर? विल दे बी ओके? Will those kind of people be able to do money laundering in those stable coins? Right, it's a good question. So, let me see. So इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है कि आज की डेट में forget about CBDC, स्टेबल कॉइन्स और चेन और whatever, पैसा कन्वर्ट करते हो, INR को कन्वर्ट करते हो, जापानीज येन को कन्वर्ट करते हो, यू आर कन्वर्टिंग मनी टू मनी यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज। एग्जैक्टली सेम पैरेलल है चेन पे। जैसे ही चेन पे INR आया, चेन पे सिंगापुर डॉलर आया, चेन पे USDC है ऑलरेडी, तो देयर विल बी एन एफएक्स जहां पे यू कैन गो बैक एंड फोर्थ। तो वो तो एट द एंड ऑफ द डे वो तो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, राइट? किस चीज में वो ट्रेड फाइनेंस के लिए पैसा बोरो कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस करेंसी में आ रहा है, किसको देना है, उसको क्या एक्सेप्ट करता है, ऑल द राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट देयर कि दिस इज एन एग्जैक्ट पैरेलल। बट यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अभी कुछ गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पे दे डोंट हैव द like I'll talk about travel rule in particular, right? Travel rule is an extremely simple concept but very hard to implement. There are many governments, जो not many, few, जिनके पास resources नहीं है
अपनी अपनी कंट्री को कंप्लाइंट करने के लिए। आई गिव यू ए डायरेक्ट एग्जांपल। अभी जैसे FATF है, FATF इज करंटली वर्किंग विद 151 कंट्रीज, जहां पे दे FATF has come up with a bunch of recommendations and they are saying कि all of you countries should basically adopt these recommendations. अपने कंट्री के हिसाब से मैनेज कर लो, maybe you can be more conservative, you can be more aggressive, अपने कंट्री के हिसाब से मैनेज कर लो। So अभी क्या हो रहा है कि there are some countries जो उसके FATF के रूल्स को अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो दे आर सेइंग कि हमारी कंट्री में ये इलीगल है, तो हम यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेंगे, बिकॉज हम उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे। जैसे UAE है अभी, तो UAE इसके FATF के ग्रे लिस्ट पे है, because FATF, there were some issues, money laundering. So if UAE is very actively working to get back on a green list with FATF, so they are putting all these controls. So every government, I'll छोटा सा example देता हूँ, जैसे ट्रैवल रूल है कि जब पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, ट्रेडिशनल बैंकिंग में तो आपको पता है पैसा कहाँ जा रहा है, बट क्रिप्टो में आपको नहीं पता है पैसा कहाँ जा रहा है, वो बंदा कहाँ बैठा हुआ आपको नहीं पता है, राइट? तो उसमें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा ट्रैवल कर रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वहां पे ट्रैवल रूल अप्लाई होता है। क्रिप्टो में हर एक चीज के लिए ट्रैवल रूल अप्लाई होता है, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए भी अप्लाई होगा। और वो रिपोर्टिंग होगी सर्कल के द्वारा, वो क्वेश्चन है। रिपोर्टिंग होगी सर्कल के द्वारा, क्योंकि द डेटा शेयरिंग लॉ बिटवीन अमेरिका एंड फ्यू अदर कंट्रीज इज नॉट दैट ग्रेट, विद कंट्रीज लाइक चाइना इज द वर्स्ट, विद कंट्रीज लाइक इंडिया इज ओके, विद कंट्रीज लाइक इन नेटो इट्स बेटर, सो दैट्स वेरी कंसर्निंग फॉर। तो किस टाइप की रिपोर्टिंग की बात करें? दिस एवरीथिंग इज ऑन चेन, दिस इन कंप्लीटली ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, राइट? किस टाइप की रिपोर्टिंग की बात करें? रिपोर्टिंग एज इन कि किसी ने अगर शो नहीं किया तो लाइक सर्कल कैन पिक एंड चूज कोई पर्टिकुलर एड्रेस, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है इसको ब्लैकलिस्ट कर दो तो सर्कल कर दे ऐसा, डिस्पाइट नॉट कमिंग अंडर इंडियन जुरिस्डिक्शन। तो अभी क्या हो रहा है, एंड आई डोंट नो इफ दिस अप्लाइज टू सर्कल येट बिकॉज वी आर नॉट एन एक्सचेंज। अभी तो इंडिया में आपने सुना होगा कि दे हैव दिस रिपोर्टिंग एंटिटीज का कॉन्सेप्ट, सारे एक्सचेंजेस को दे हैव बिकम रिपोर्टिंग एंटिटीज, सो दे हैव टू स्टार्ट रिपोर्टिंग कौन एट द एंड ऑफ द डे। वेरी सिंपली, पैसा जब ऑन रैम्प होता है कहीं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं से बैंक से जा रहा है, एक्सचेंज के थ्रू जा रहा है, कहीं ना कहीं से क्रिप्टो में जा रहा है, right? तो यू नो कि पैसा कहाँ से जा रहा है, तो यू कैन इजीली ट्रैक इट देयर, किसके पास जा रहा है। अगर सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट है तो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज कोई KYC नहीं है, अगर इसके एक्सचेंज के थ्रू जा रहा है तो कस्टोडियल वॉलेट है, यू नो किसके पास जा रहा है। अभी क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इट्स नॉट अप्लाइड येट, इट्स नॉट एनफोर्स्ड येट, बट दे आर नाउ सेइंग कि उनको जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं जो हमारे जैसे इंडिया का तो उन लोगों ने कर दिया कि इंडिया में जो है यू हैव टू रिपोर्ट, बट जो आपके जो यूजर्स थे जिन लोगों ने दूसरे एक्सचेंज से खरीदा हुआ है, वो तो एक्सचेंज को दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड। तो ट्रैवल रूल में भी है सेम कॉन्सेप्ट कि एक कंट्री में है ट्रैवल रूल, दूसरे में नहीं है। जो रिसीव कर रहा है पैसा उसके पास ट्रैवल रूल है, बट जो भेज रहा है उसके पास नहीं है, तो भेजने वाला नहीं भेजेगा। तो जो रिसीव कर रहा है वो क्या करे, उसके लिए तो नॉन कंप्लायंट ट्रांजेक्शन हो गया, पैसा तो आ गया बट उसके बाद इन्फॉर्मेशन नहीं आई, पैसा तो आ जाएगा वॉलेट टू वॉलेट। तो यहाँ पे अभी सेम रूल जो जैसे यूएस में है कि यूएस का सिंपली SEC एंड CFTC दे से कि अगर आप यूएस नेशनल्स को सर्व कर रहे हो, आप CFTC एंड SEC हैव फॉर रीचिंग एग्जैक्टली अथॉरिटी एंड दे कैन फाइन यू। तो एग्जैक्टली सेम चीज अभी अलग अलग गवर्नमेंट्स करेंगी, जहां पे अगर हमारे उसको सर्व कर रहे हो तो यू हैव टू रिपोर्ट, यू हैव टू बेसिकली सेंड अस द डेटा एज वेल। तो इट वोंट बी countries are not going to ask the countries are going to ask the companies who are serving your people. Alright. Exactly the same मेरा thing as US. एक लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली, मैं सर्कल के APAC हेड को भी जानता हूँ और मैंने आपको भी पहली बार सिंगापुर के अंदर देखा था, एंड आई थिंक सर्कल हैज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन APAC रीजन, राइट? सो बेसिकली सर्कल के क्या प्रोग्राम्स हैं जो APAC में हो रहे हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो सर्कल को APAC as in India and the Asia Pacific region उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, given that it's a US based company जिसका सब कुछ US based होता है, and what are the things you're looking forward in Asia, specifically India? So I think again very simple, मैंने जो पहले आपको काफी नंबर्स बताए थे, तो यूरो इज a stable currency, not a stable coin, stable currency. US dollar is a stable currency. Stable currencies don't need other stable currencies for trading. वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, लाइक आई सेड यूरो इज 20% रिजर्व करेंसी एंड फॉरेन रिजर्व्स एंड ऑल दैट। देयर इज a lot more demand in emerging markets for several reasons. Either there are like
2 billion people who are unbanked or underbanked, जिनके पास कोई साधन ही नहीं है कि हमारे पैसे को कहाँ पे मैनेज करें, किसके पास, किस बैंक के पास जाएं, या फिर यहाँ पे ट्रेड होता है, दे नीड डॉलर्स, दे कंपनीज हैव नाउ रियलाइज्ड कि ये पैसा अगर चेन पे है तो आसानी से फास्टर मूव हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट हाइडिंग, नॉट अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, इट्स अबाउट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द चेन, राइट? तो दिस इज द रीजन. यहाँ पे there is lot more activity, there's a lot more demand for dollar in this region. This, not just this region, in LATAM, in APAC and Africa. These are the three regions where we are seeing a lot of inbound demand. So in the recent past, अभी कल ही announcement आई है, आज announcement आई है कि Circle signed a partnership with Nubank, one of the biggest neobanks in Brazil. They have 85 million users. We signed a partnership with SBI Holdings in Japan. We signed a partnership with Grab. Grab has 187 million users. Taiwan में we signed a partnership with. Partnership as in Grab use होने लग जाएगा. Grab में USDC. That's right. That's exactly right. That's exactly right. Yeah. So all of these things that I'm talking about. So there's Grab in Singapore. There's SBI Holdings in Japan. There's Family Mart in Taiwan. There is Mercado Libre in LATAM. There is Nubank in Brazil. Like Mercado Libre is in 18 LATAM countries. They have 258 million users. They are making USDC available to their users. जहाँ पे they will first create wallets, either our infrastructure, I don't know the details of all of them, either our infrastructure, but wallets will be created. Then second thing will be wallets में USDC आएगा, दूसरे assets आएंगे. Like Nubank, they allow buy and sell of crypto. So, but they will now start using basically USDC for buy and sell, or as a medium of exchange and whatnot. So we are seeing, like, just between these 4 or 5 customers that I talked about, customers, partners, we have like close to 600 million users who will be brought. I mean, आधे तो इसमें से आ गए हैं already on chain, but सभी ने, I mean, available है, but users ने उसका use करना start किया है, उसमें time लगेगा. तो 2-3 साल में you will see कि there are another, if not more, there will be another billion users who will have access to stable coins or other digital assets for that matter. राइट. लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ. ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल. पता नहीं कितना करेक्ट है, मुझे ये भी नहीं पता. क्या ऐसा फ्यूचर हम इंडिया के अंदर देख सकते हैं? इंडिया इज नॉट कंफर्टेबल विद स्टेबल कॉइंस, दैट फॉर श्योर. RBI हैज रेज्ड नॉट once, twice, thrice. Every research paper they say that they are not comfortable with stable coins. Yep. And at any given point of time, they will certainly not allow USDT or USDC based stable coins in the country. That's for sure. But एक चीज जरूर एक्नॉलेज हो रही है, वो ये कि यूएस ने अपने डॉलर को स्केलेबल, वेरीफाइबल, ऑडिटेबल और एक फास्टर बना दिया ऑन चेन लाके. हर देश ये एक्नॉलेज कर रहा है कि अमेरिका ने अपने डॉलर को एक तरीके से लाइटनिंग स्पीड पे कर दिया. एक पैसेंजर ट्रेन को बुलेट ट्रेन बना दिया, जिससे उसको फायदा हो रहा है. ओके, फायदा उसको हो रहा है, तो क्या मैं अपनी करेंसी को मैं भी बुलेट ट्रेन बना सकता हूं? क्या इंडिया INR को बुलेट बना सकता है? इंडिया ने INR को बुलेट बनाया डोमेस्टिकली. डोमेस्टिक में यूपीआई, रुपे, ये इंफ्रा ने, यूपीआई ने डोमेस्टिकली दुनिया को प्रूव कर दिया कि हमने उसे बुलेट ट्रेन बना दिया. अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि मैं अपने INR को ऑन चेन कर दूं. एक तरीका है CBDC, बस CBDC की रीच भी डोमेस्टिक ही रहने वाली है. वो इंटरनेशनली उसकी वो रीच ऑन चेन नहीं ला पाएगी जो ऑन चेन ला पाए. जैसे USDT कर पाया, वो फेड नाउ अचीव नहीं कर पाएगा. सिमिलरली वो CBDC शायद वो अचीव ना कर पाए. बट हाँ, अगर मैं INR को ऑन चेन कर देता हूं, INR बैक्ड स्टेबल कॉइन कर देता हूं, तो मैं वो अचीव कर सकता हूं जो US डॉलर ने किया है. हाँ, उतना सर्कुलेशन और उतनी डिमांड नहीं है INR की, बट एटलीस्ट इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. ग्लोबली हम रेमिटेंस में इतने आ गए हैं, हम दुनिया को 80 बिलियन US डॉलर में, जब मेरे देश में आता है तो मैं 6% वहां दे के आता हूं बाहर. तो एटलीस्ट मैं इसको करने की कोशिश कर सकता हूं. पहली चीज. दूसरी चीज, क्या मैं ऐसा टाइम देख सकता हूं दुनिया में कि USDT बैक्ड स्टेबल कॉइन जब देश में आया, कोई लेके आया, किसी ने अपने वॉलेट में लिया, तो उसको वो INR बैक्ड स्टेबल कॉइन से स्वैप कर दे, यूनिस्वैप पे जाके या किसी डेक्स पे जाके, और INR बैक्ड स्टेबल कॉइन को फिर वो जाके रिडीम कर ले INR में. क्या ऐसा फ्यूचर मैं देख सकता हूं जहां पे USDT बैक्ड स्टेबल कॉइन, USDC इज गेटिंग स्वैप्ड बाय INR बैक्ड स्टेबल कॉइन?
इससे दो फायदे होंगे। स्टेबल कॉइन को मैंने अलाउ तो किया इंडिया में लाने में, बट आप उसको रख नहीं सकते, उसको आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन में स्वैप करके या तो उसमें रखे रहो आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन में, या उसे रिडीम कर लो आईएनआर में। क्या ऐसा फ्यूचर देख सकते हैं? समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फ्यूचर हो सकता है। तो मैं करेक्ट करता हूं आपको कि पहले तो आप जो आपने बोला कि अमेरिका ने इश्यू किया, उसको बुलेट ट्रेन पे डाल के भेज दिया, राइट? वो अमेरिका ने नहीं किया है, वो प्राइवेट कंपनीज ने किया। प्राइवेट कंपनीज, चलो अग्री, अमेरिकन ने किया। अमेरिकन इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन डोमिसाइल्ड कंपनी ने किया। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये नहीं, जो दूसरी कंपनी है वो अमेरिकन डोमिसाइल नहीं में नहीं है। सो आपने जो ये वर्ड यूज किया है ना, डोमिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है। इस बात की डेप्थ में आई डोंट नो आप कितना जाना चाहोगे, बट मेरा पॉइंट ये है कि क्या अमेरिकन डोमिसाइल कंपनी ने किया, ठीक है? तो क्या ये फ्यूचर हो सकता है जो मैंने अभी बोला? तो मैं आपको सीधा सीधा से बताता हूँ, राइट? एंड आई कीप गोइंग बैक टू द बेसिक्स कि आज की डेट में वेदर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यूएस डॉलर इज द रिजर्व करेंसी। यूएस डॉलर इज द करेंसी जिसके थ्रू कन्वर्शन होता है, एक्सचेंज होता है। तो आई थिंक दिस इज अ फैक्ट। ऑफ कोर्स आपने भी पढ़ा होगा चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, आपने भी पढ़ा होगा वॉर आएगी वगैरह वगैरह, राइट? होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आज की डेट में भी 60% ग्लोबल रिजर्व करेंसी सिटिंग इन डॉलर्स। इट विल टेक टाइम। वी डोंट नो कौन सी होगी वो बड़ी कंट्री, जब भी होगी उसमें टाइम लगेगा। तो अभी ये तो ऑलरेडी हो रहा है, तो इसलिए ये यूएस ने कुछ नहीं किया। यूएस डिड नॉट से कि आप बनाओ भाई, वहां पे बुलेट प्रूफ पे डाल के वहां पे भेज दो, हो गया, वो तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे बट जो आपने जो सवाल पूछा है, and I was smiling earlier, this is exactly how the future will be. wow, So every coin will be on chain. Give it another, and again, this is not me saying we are doing something, we are not doing much here, but this is the future of कि so dollar आ गया है, there are like CBDC के फॉर्म में आएगा, उसको कौन गवर्न करता है, उसको कौन इश्यू करता है, कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट कंपनी करती है या सेंट्रल बैंक करता है, all that is basically just a what matters is कि एक कॉइन आ गया है, किसने भेजा, कैसे भेजा, क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पे स्वैप होगा, कहाँ पे नहीं होगा, all that is indifferent, right? Of course they will have challenges as well कि कोई बोलेगा मेरे रुपये को, मेरे करेंसी को you cannot convert to this other currency, right? We are not comfortable. So but the future will be, give it 3 years, and this is my point of view, give it 3 years, you will see every government, or at least all the major governments, let's say top 50, will have a coin on chain, their coin on chain. And second thing that will come literally right away is FX on chain. People and what people want, if you want to keep it in INR, I mean, now there are two things we are talking about here, right? एक तो है कि I want to take advantage of cheap fast movement. वो तो रुपी भी उसी स्पीड से मूव करेगा, इंटरनेट पे मूव हो रहा है, पिक्चर की स्पीड पे, टेक्स्ट मैसेज की स्पीड पे मूव करेगा, राइट? उसको यूएसडीसी में कन्वर्ट कर दो, वो भी उसी स्पीड से मूव होगा, बिकॉज ओपन पब्लिक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूव हो रहा है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, वो इंटरनेट की स्पीड पे मूव हो रहा है। बट अगर आपको मान लो ट्रेड फाइनेंस के लिए चाहिए, या ग्लोबल ट्रेड के लिए चाहिए, या रेमिटेंस कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे देयर आर ऑलरेडी कंपनीज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स वेयर व्हाट दे आर डूइंग इज दे हैव रिप्लेस्ड, देयर आर मल्टीपल रेमिटेंस कंपनीज दैट आई नो ऑफ, जहां पे उन लोगों ने दे हैव रिप्लेस्ड द यूएसडी वायर विद द यूएसडीसी वायर। तो पहले यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं लोकल को डॉलर में, डॉलर को यूएसडीसी में, यूएसडीसी को भेजते हैं। क्या होगा यहाँ पे, लोकल को डॉलर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, लोकल को लोकल स्टेबल या लोकल सीबीडीसी में कन्वर्ट करेंगे। वो हुआ, चेन पे आया, दैट्स इट, गेम ओवर, that will be the game over. Chain पे है, you can go back and forth all day long at the price of maybe 100th of a penny. Cost will be nothing, speed will be ultra fast, like the bullet train that you're talking about. Yeah. That is the world we are envisioning. लास्ट क्वेश्चन, एक लाइन में मैं आंसर चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन, वो ये कि क्या कभी इंडिया से कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट एंटिटी आपको स्टेबल कॉइन के लिए अगले 3 से 4 महीने में अप्रोच कर सकती है, या आपको लगता है कि वो करेगी, और करेगी तो आप उसे एंटरटेन करोगे? तो अभी तो मेरे को उस सवाल का जवाब नहीं पता है, बट अगर कोई हमें अप्रोच करेगा हम जरूर एंटरटेन करेंगे। आपको लगता है कोई करेगा? I mean, every government is thinking about this. There are companies in every government who are thinking, in every country who are thinking about this. So, I mean, it's a simple concept, right? This is why I always keep going back to the first principle.
बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, रुपये को रुपये में, डॉलर को डॉलर में कन्वर्ट किया, ये ऑल ऑफ अ सडन बुलेट ट्रेन पे बैठ गया, राइट? दैट इज इट. With this thought, Yeah. guys, I mean, stable coins. इससे बेहतर पॉडकास्ट मुझे नहीं लगता कि इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम में आज तक रिकॉर्ड हुआ है. ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. मैं अपने पॉडकास्ट को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके के सवाल प्रणव और मेरे द्वारा पूछे गए, मुझे लगता था कि शायद जवाब देना बहुत भारी पड़ेंगे. लेकिन सुनील जी ने जिस ऑनेस्टी और जिस मैच्योरिटी के साथ जवाब दिए, इससे जाहिर है कि इनका जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट बिल्डिंग में, वो साफ जाहिर होता है. इन्होंने कोई अपने लफ्जों को मिन्स नहीं किया और एक क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट जवाब दर्शाता है कि जो ईथोस हैं सर्कल के, वो इनकी पर्सनैलिटी में और इनके जवाबों में आपको क्लियर दिख रहे होंगे. और यही खासियत है हमारे इस इकोसिस्टम में, हमारे इस पॉडकास्ट पे लोगों का जो विश्वास है, खासकर जो गेस्ट हैं, वो जब आते हैं और चूज करते हैं कि हमें अपनी बात इस पॉडकास्ट पे करनी है, वो शायद इस वजह से कि क्योंकि हम भी उसी ईथोस और मैच्योरिटी में बिलीव करते हैं. मेरी आपसे बात हो रही थी, तो आई थिंक इन सिंगापुर, एंड यू टोल्ड मी दैट हाफ ऑफ सर्कल इज compliance, right? For most companies in Web3, compliance is just a checkbox. They have a GC and they have a consulting firm जिसके साथ वो कुछ करते हैं. But in reality सब लोग एक ही घुमा फिरा के चीज करते हैं. वो बोलते हैं कि कोई रेगुलेशन नहीं है, तो हम कुछ भी, या फिर we will turn around and do things. And most of them don't have a great compliance team to work with the regulators and make things happen. Yeah. So, and that's also happening with exchanges like Binance, exchanges which have good amount of volume. Yeah. Given that Circle is not an exchange, पर फिर भी उसके पास बहुत सारा volume है, is compliance a checkbox in it? I'm sure it's not. Yeah. But how does Circle look into compliance in this? So it's a really good question. So first I'll correct you. It's not half, and I don't think I said half. It's a pretty large percentage, though. Pretty significant percentage of the company that works in compliance or policy or regulatory or legal. So आज की date में, when I joined Circle, so we have like few of these people who are world renowned, guys like Dante Disparte, who's our Chief Policy and Strategy Officer. He was the Chief Policy Officer for Libra as well. And he's probably the big face of the company. We released an ad this morning, a super touching ad, where he talks about how this will open the economies and bring 2 billion people on chain, and they will be economically prosperous and whatnot. Similarly, Mandeep Walia, who's our Chief Risk and Compliance Officer, he came from PayPal. After that, he was at Novi, which is Facebook Libra. Then there is Heath Tarbert, who's our Chief Legal Officer. He was one of the previous CFTC chair. So these are people who have been breathing it for a long, long time. And it shows in how we work. Like on the product side, my boss, Nikhil Chandok, he joined, I think, early last year. And Circle, we have probably shipped more products this year, probably in the last 6 to 9 months, than we have ever shipped in the history of Circle. So he has come and changed the game and this is why, so my job is all about building technology and products for compliance. And I think, so I absolutely believe in the leadership. They have completely imbibed the ethos of compliance. Like, we want to be a compliance first company. We want to use compliance as a competitive advantage. We want to go out and say, look at this, you cannot get a more compliant product out there. And along the same lines, one thing that we are doing is something that I'm super excited about for next year, which is starting soon, is now that we as Circle, we have figured out compliance in general for ourselves, we are trying to take the same sort of products and technology and services to the ecosystem. So we'll be launching a bunch of services next year around how companies can manage their own transaction monitoring for money laundering and terrorist financing, and making sure they're travel rule compliant, leveraging Circle's platform and Circle services. So it's like, I don't think you'll find a more compliant-minded company than Circle today. If you find, I would love to know. EPNS is excited to announce that we are now Push Protocol. We launched EPNS in 2020 with the backing of Web3's leading developers, investors, and builders. To date, we have powered the world's largest notification network on Ethereum. Now, EPNS is evolving beyond Ethereum and beyond push notifications. Introducing Push Protocol,
the multi-chain communication stack for Web3. Push is building a suite of products to enable notifications, chat, ads, streaming, and more. The Push token is the critical piece of the Push protocol, securing, governing, and incentivizing all ecosystem participants. Push protocol is the missing piece of Web3. Found. Join us at push.org. Certainly. I mean, Circle is like epitome of compliance, no doubt about it. Or thank you very much, Sunil ji, for your time. Thank you very much, Pranav. It was an honor. And it was an honor. Yep. Actually, it was an honor for us for you to be. And with this thought, thank you very much, guys. If you like this podcast, do hit the like button and do comment. Thank you very much. Thank you.